हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन जीके जीएस में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आपका क्लास 9th का नागरिक शास्त्र, जिसको सिविक्स सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसका अगला चैप्टर जिसका नाम है संविधान निर्माण के कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न उत्तर, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं जो कि आपको कई बार अपने एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और जो आपके जो लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन आंसर बनते हैं ना, उनमें भी आपका ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसको समझाने के लिए अगर मैप का जरूरत है तो मैप का, और फोटो का जरूरत है फोटो का भी मैंने आपके लिए यूज किया है, ताकि चीज़ों को आप आराम से दिमाग में बैठा सको। तो चलो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो हम लोग का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये बोलता है कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो नेल्सन जो मंडेला थे वो कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के वह राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने व्यापक अभियान चलाया था और फिर जाके दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र लेकर के आए थे। ठीक है, जो श्वेत और अश्वेत यानी कि गोरे और कालों के बीच में चमड़ी के आधार पर तो जो रंग होता है ना, इस चमड़ी के रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उस देश में, उसको समाप्त करके और उस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिख सकते हो? इसका आंसर हम लिख सकते हैं नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, आपका काफी अच्छा ये आंसर होगा। अब इसमें हम लोग को कुछ चीजों को जानना है, जैसे कि नेल्सन मंडेला तो भाई साफा है, यहाँ पे फोटो देख लो, पहचान लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका कहाँ है मैप में, हमको ये पता होना चाहिए। ये देखो, ये आपका मैप है। इस मैप में यहाँ पर अपना प्यारा भारत, महान भारत, इससे हम लोग इधर जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसके नीचे में यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका देश। ठीक है, यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला थे वह राष्ट्रवादी नेता थे, यानी कि राष्ट्र के लिए काम वाम करते थे। ठीक है, जो आपका रंग भेद यानी कि जो त्वचा का रंग है उसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, अरे तुम गोरे हो तुमको ये सारी सुविधाएं मिलेगी, अरे तुम रंग तुम्हारा सांवला है, काला है, तुम बस में गोरी लड़की के साथ नहीं बैठ सकते हो, तुम जो नदी किनारे बीच है वहां नहीं जा सकते। इस प्रकार जो भेदभाव हो रहा था वहां पे, उसको खत्म करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, यानी कि रंग भेद के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था, ये जेल भी गए थे। ठीक है, तो यही है आपके नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, तो आपको दक्षिण अफ्रीका भी पता चल गया, नेल्सन मंडेला कैसे दिखते हैं वो भी आपको पता चल गया। एक और बात वैसे आपको बता दूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, चाहो तो रख लो नहीं तो जान लो। तो देखो है क्या, भारत का जो सबसे ऊपर का सम्मान होता है वो कौन है? वह है हम लोग का भारत रत्न। ठीक है, अगर सेना को छोड़ दिया जाए तब, सेना का छोड़ने के बाद भारत रत्न है। और अभी तक सिर्फ विदेश में रहने वाले लोगों यानी कि विदेशी नागरिकों को सिर्फ 2 ही लोग को दिया गया है। एक है आपका नेल्सन मंडेला जी को, और दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि यहाँ पाकिस्तान में रहते थे, यानी कि वो पाकिस्तानी नागरिक थे, आज़ादी के बाद वहाँ चले गए थे। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया आज तक एक बार, और एक बार नेल्सन मंडेला को दिया गया है क्या चीज? तो भारतीय रत्न, यानी कि जो भारत रत्न सम्मान है वह नेल्सन मंडेला को और खान अब्दुल गफ्फार को दिया गया। ठीक है, अगर आप लोग को इस प्रकार का और नॉलेज चाहिए होता है तो आप कमेंट कर देना, मैं जब भी कुछ चीज़ आपको पढ़ाऊंगा तो साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देते चलूंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला जो हम लोग का प्रश्न ये बोलता है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का क्या नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को यह जानना हो कि आत्मकथा कहते किसको है। ठीक है, देखिए आत्मकथा यानी कि आपका अपने बारे में खुद से लिखा हुआ पूरा चीज है। ठीक है, इसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, यानी कि खुद के ऊपर खुद का जो पूरा जीवनी उनी लिखते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो नेल्सन मंडेला ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए यहाँ पे आपके लिए वो पुस्तक का फोटो भी मैंने लगाया हुआ है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पे खुद नेल्सन मंडेला जी है, ये इनका क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो हम लोग का प्रश्न यह है, किस देश में श्वेत यानी कि जो गोरे लोग थे, ठीक है, मुख्य रूप से किसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर? तो जो ब्रिटेन के नागरिक थे ना, उनके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, वह आकर के आपका बस गए एवं स्थानीय शासक बन गए, यानी कि या तो कहीं और के रहने वाले थे, अब आके बस गए नए देश में और वहां के शासक बन गए। तो भाई कहां पर आके बस गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में आकर के बस गए थे। ठीक है, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत आकर बस गए एवं स्थानीय शासक बन गए, यानी कि वहां का शासक बन गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को। अगला जो हम लोग का प्रश्न है दोस्तों ये बोलता है आपका, किस आधार पर लोगों के साथ दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव किया जाता था?
तो रंग भेद के आधार पर किया जाता था ना, कि तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम सांवले हो, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। ये सब रंग भेद के आधार पर होता था। जो त्वचा का रंग है उसके आधार पर हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए त्वचा के रंग के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव किया जाता था। हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रभावित हुए? दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रभावित हुए, तो कौन सा देश का संविधान था? यह था आपका दक्षिण अफ्रीका का संविधान। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का संविधान है ना, इसमें अपने देश के नागरिकों को, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका के नागरिक है उनको बहुत ही ज्यादा फ्रीडम, बहुत ज्यादा राइट्स दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला जो हम लोग का प्रश्न है यह भारत से रिलेटेड है। यह क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है वर्ष 1928 के राष्ट्रीय नेता ने भारत के संविधान का प्रारूप बनाया था। यानी कि हम लोग का आज़ादी से पहले, तो हम लोग तो आज़ाद कब हुए? 1947 में आज़ाद हुए थे। उससे भी पहले 1928 में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने आपका संविधान का प्रारूप, यानी कि जो ड्राफ्ट है उसको बनाया था? कौन है पता है? वो थे आपके पंडित मोतीलाल नेहरू। और ये पंडित मोतीलाल नेहरू आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप जान जाइए कि जो ये पंडित मोतीलाल नेहरू है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको पता है ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, और भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक अगर कोई प्रधानमंत्री बना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, ओवरऑल महिला और पुरुष दोनों को मिला के, अगर महिला में पूछ देगा, आप लोग को तो नहीं पूछेगा खैर, लेकिन आप लोग जान सकते हो कि जो महिला में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनी है वह इंदिरा गांधी है, और महिला पुरुष दोनों में कौन है भाई? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और उनके जो पिता थे कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। इन्होंने 1928 में क्या किया है? तो संविधान सभा का प्रारूप, यानी कि जो ड्राफ्ट है वह बनाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला जो हम लोग का प्रश्न ये बोल रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान सभा क्या था भाई? तो संविधान सभा जो एक प्रकार की सभा थी जिसमें भारत के जो प्रतिनिधि थे, यानी कि जो चुन के गए थे, हाँ ये लोग ऐसे उठ के नहीं गए थे, चुन के गए थे, और ये लोग भारत के लिए भारतीयों द्वारा संविधान बना रहे थे। ठीक है, तो जो पूरा सभा था, अध्यक्ष होगा ना भाई कोई ना कोई, तो कौन थे इसके अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये रहे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये क्या थे? आपके अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि परमानेंट आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, और एक और अध्यक्ष पूछता है, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि टेम्पोररी अध्यक्ष थे। वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये एक्स्ट्रा में रखना है तो रख लो नॉलेज, नहीं तो जाने दो। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका बोलता है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी जो भारतीयों का संविधान सभा आपका चल रहा था, जिसमें भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तो उसकी जो पहली बैठक हुई थी, पहली जो मीटिंग हुई, पहली जो बैठक हुई, वह कब हुई थी? तो आपका दिसंबर में हुआ था। कब? तो दिसंबर 1946 में। अगर आपको डेट याद रखना है एक्स्ट्रा में, तो आप लोग याद सकते हो कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी, फिर 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से आपका फिर लगातार कंटिन्यू बैठक होता रहा। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है पहली बैठक। कम से कम आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो डेट के साथ, अदरवाइज कोई इतना जरूरी है नहीं। आप अपने एग्जाम में बस दिसंबर 1946 लिख सकते हो। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न ये बोलता है, संविधान सभा के लिए भारत की पहली बार निर्वाचन कब हुआ? यानी कि संविधान सभा के लिए भाई निर्वाचन किया गया था। मैंने बोला आपको कि संविधान सभा में जो भारतीयों के लिए भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तो वहां पे जितने भी लोग गए थे वो सब निर्वाचित होकर गए थे, चुन कर गए थे, वोटिंग के माध्यम से गए थे। ठीक है, तो निर्वाचित हुए थे, तो सबसे पहले आपका निर्वाचन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कब? तो आज़ादी के पहले ही हो गया था दोस्तों। ठीक है, हम लोग तो 1947 में आज़ाद हुए। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही जो संविधान सभा है इसके लिए निर्वाचन कराया जा चुका था, ताकि वो लोग आए, बैठे और भारत के लिए संविधान निर्माण करें। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो देखो दोस्तों, अगला जो हम लोग का प्रश्न ये बोलता है, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा कितने भागों में विभाजित हो गया? देखो, पाकिस्तान और भारत पहले साथ में था, तो हम लोग के लिए साथ में संविधान सभा बना, लेकिन पाकिस्तान कहा ना भाई ना, हमको तो अलग ही चाहिए, जिन्ना उन्हें अलग ही चिल्ला लेंगे, हमको अलग ही चाहिए। तो गांधी जी जब कहें कि ठीक है जो हटाओ यार, शांति से रह दे, शांति चाहिए अपनी के। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो भारत का संविधान सभा वो दो भागों में बट गया, एक पाकिस्तान का संविधान सभा, एक भारत का संविधान सभा। ठीक है, इसका आंसर आप लिख सकते हो, संविधान सभा दो भागों में विभाजित हो गई, प्रथम भारत की संविधान सभा और दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो हम लोग का प्रश्न ये बोलता है, संविधान सभा ने कब संविधान को
अपना लिया, ठीक है। यानी कि जो संविधान बनाने की प्रक्रिया तो आपका शुरू हो गया कब से, तो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो गया, क्योंकि पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हो गई, तो यहां से आपका संविधान बनना शुरू हो गया। तो भाई संविधान बनना शुरू हो गया तो संविधान बना, तो संविधान बनने के बाद उसको कब अपनाएगा कि हाँ चलो ठीक है अब संविधान बन गया, अब हम उसको अपना लेते हैं, ठीक है। तो कब, तो उसको हम लोग अपना लिए 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, संविधान को अपना लिया गया। लेकिन संविधान पूरा तरह से लागू कब हुआ था दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन क्या हुआ था, हम लोग गणतंत्र हुए थे, ठीक है। स्वतंत्र तो हम लोग देखो 1947 में हो गए, आजादी मिल गया, लेकिन गणतंत्र हम लोग कब हुए, तो 26 जनवरी 1950 को हुए, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या अगला प्रश्न आपका वही है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हुआ था, लेकिन कुछ इसके प्रावधान जो है, यानी कुछ संविधान का जो अंश है वो पहले ही लागू हो गया था। उसमें से कौन सा था, तो यह था कि भारत में कौन लोग उसके नागरिक होंगे, यानी कि भारत का जो नागरिक से रिलेटेड कानून था वह आपका 26 जनवरी 1950 से पहले ही भारत में लागू किया जा चुका था, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो पूरा हम लोग का संविधान है 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न है ये बोलता है संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्यों के नाम बताइए। यानी जो आपका संविधान सभा था इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण सदस्य थे, तो 2-4 का आपको नाम लिख देना है। कौन कौन थे भाई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आपका संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जो प्रारूप बनाया गया, क्या चीज, जो पूरा प्रारूप भारत का संविधान का बना था वो उसके अध्यक्ष थे ये। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, ठीक है। फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन और के.एम. मुंशी आदि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को। अगला जो हम लोग का प्रश्न ये बोलता है सरदार पटेल का आजादी के बाद देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था। देखो अपना देश जब आजाद हुआ ना, तो आज़ादी के पहले क्या चल रहा था, हमको पता है राजा रजवाड़ों का शासन चलता था कि अरे भाई देखो जी अपना देश है मान लेते हैं, तो इधर इसका राजा है, इधर ही राजा, इधर ही राजा, उधर ही राजा, उधर ही राजा, मतलब पूरा देश अलग अलग राजा रजवाड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। तो जब हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ ना कि धीरे धीरे इन राजाओं को आज़ादी थी, क्या तो पाकिस्तान में चले जाए चाहे आप इंडिया में साथे रह जाए, ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हैं, उनको आज़ादी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकृत भारत किया, यानी कि उन्होंने ये जो अलग अलग राजवाड़े थे उनको मनाया, उनको समझाया, उन्हें बताया कि भारत में रहिए, ठीक है। यानी कि भारत को एक करने में, भारत का एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आंसर देख लो आप लोग, आंसर होगा इसका सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद देसी रियायतों के, यानी कि जो आपका अलग अलग राजा रजवाड़े थे, इनका एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनको देश में एक जगह रहने के लिए क्या करा, बोला कि आप लोग भारत में ही रहो, ठीक है। आगे देखिए, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो देखिए किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो यार अपने देश भारत का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश है, ठीक है। आ जाओ अगले प्रश्न को। अगला जो हम लोग का प्रश्न ये बोलता है गणतंत्र में शासनाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है या मनोनीत। तो भाई पहले तो प्रश्न समझ में नहीं आया, कहना क्या चाहता है यार। तो देखो प्रश्न बोल रहा है गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र में जो शासनाध्यक्ष यहाँ पे राष्ट्रपति को कहा जा रहा है, ठीक है। जो आपका राष्ट्रपति उसको कहा जा रहा है, उसका निर्वाचन, उसका चुनाव होता है या फिर उसका मनोनीत होता है, उसको हाँ जाइए आप बन जाइए, चुन के भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके लिए वोट होता है या फिर बस उसको मनोनीत कर दिया जाता है। तो देखिए जहाँ पे भी गणतंत्र है वहाँ पर शासनाध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति है, उसका निर्वाचन होता है, मनोनीत नहीं होते, ठीक है। तो भारत क्या है, भारत आपका गणतंत्र देश है और यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति यहाँ पे मनोनीत नहीं होते। लेकिन ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में मनोनीत होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यानी ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला हम लोग का जो प्रश्न वो क्या है, वह है आपका मैं श्वेतों के वर्चस्व के खिलाफ अश्वेतों के अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। यह कथन किसका था,
किसका था? यह था आपका नेल्सन मंडेला का, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रवादी नेता, जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ काफी संघर्ष किया था। ठीक है, आ जाओ तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को। अगला जो हम लोग का प्रश्न ये बोलता है, भारत का जो संविधान है इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी बोलो या फिर आप बोल सकते हो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आपके डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। यह रहे आपके डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, जो काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे, काफी डिग्रियां थी इनके पास, और ये लास्ट में क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को भी अपना लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हम लोग का प्रश्न बोलता है, भारतीय संविधान का दर्शन किसे कहा जाता है? इनके भारत का संविधान का पूरा जो संविधान है ना, अगर आप पूरा संविधान नहीं पढ़ना चाहते हो तो एक लाइन में पूरा संविधान को बता दो, समझा दो, तो कौन है? वह है आपका भारत का संविधान का प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। ठीक है, यानी कि भारत के संविधान का जो दर्शन कहा जाता है वह प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रियम्बल को कहा जाता है। वो क्या है भाई? यही रहा आपका भारत का संविधान का उद्देश्य का प्रियम्बल, प्रस्तावना। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष। ठीक है, ये सारा चीज क्या है आपका? ये लिखा हुआ है आपका कहां पर? तो उद्देश्य का में प्रस्तावना में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा भी किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज है कि आर्टिकल आपका 72। ठीक है, हम लोग जब संविधान को पढ़ते हैं ना तो अलग अलग भाग और आर्टिकल में बांट के पढ़ते हैं, आगे आप लोग पढ़ोगे तो जो आर्टिकल 32 है इसको भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था? तो ये देखो कौन है, पहचान रहे उनको, जिन्होंने हम लोग का संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, यानी कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने। ठीक है, और आर्टिकल 32 में है क्या? तो जो हम लोग का अधिकार है ना, कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार जो है ना, उसका अगर कोई हनन करता है तो उसके शोषण के विरुद्ध का हम लोग का अधिकार। ठीक है, जिसमें हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जा सकते हैं। ठीक है, चलो वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला हम लोग का प्रश्न है, भारत को संप्रभु राष्ट्र क्यों कहा जाता है? तो संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है कि हम जो है ना फ्री है। ठीक है, हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। ठीक है, हम लोग जो चाहें अपने हिसाब से अपना देश का पॉलिसी, नीति, नियम, कानून बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्वतंत्र हैं। यही होता है आपका संप्रभु का मतलब। तो देखिए, भारत को संप्रभु राष्ट्र क्यों कहा जाता है? तो हम लोग लिखेंगे, भारत को संप्रभु राष्ट्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के आंतरिक यानी कि भारत के अंदर का मामला, बाह्य यानी कि भारत के बाहर का मामला, कि हम लोग को चाइना के साथ कैसा संबंध रखना है, जापान के साथ कैसा संबंध रखना है, ठीक है, मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी और देश को नहीं है। हम लोग का अपना देश का इंटरनल सिस्टम, इंटरनल मैनेजमेंट किसे करना है हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, और हम लोग का विदेश के जो अलग अलग देश हैं उनके साथ कैसा संबंध रखना है वो लोग अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है, कोई थर्ड कंट्री और फोर्थ कंट्री हम लोग को नहीं बताएगा कि हम लोग क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग संप्रभु राष्ट्र। आ जाओ अगले प्रश्न को। तो अगला जो हम लोग का प्रश्न यह है, अबुल कलाम आजाद कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद वह देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, यानी कि आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर होता है वह पहले कौन थे देश के? तो वह अबुल कलाम थे। देखो ये उनका फोटो है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट छोटा छोटा प्रश्न उत्तर था जो कि आपको काफ़ी नॉलेज वाला भी होगा और काफ़ी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भी है, काफ़ी आपको देखने को मिल सकता है। और जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे इसका यूज आप वहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी और वीडियो आएगा। अगर आप लोग चाहोगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।